नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। चुनाव का माहौल झारखंड में गरमाया हुआ है और जहां बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम का दौर लगा हुआ है, वहीं पे एक नई पार्टी भी उतर रही है मैदान में। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एक आंदोलनकारी रह चुके हैं, एक छात्र है, या फिर कहें कि छात्र से भी थोड़ा इनका दर्जा ऊंचा है, पीएचडी कर रखा है इन्होंने और अब पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं। पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। 2 सालों से लगातार आंदोलन और लोगों से जुड़ने के बाद अब इनको पॉलिटिक्स में उतरना सही लगा, तो ये पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं। आपको पता होगा कि जेबी केएसएस के नाम से आप जानते होंगे इनको। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जयराम महतो। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव आ रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के इन्होंने भी अपना कमर कस लिया है। आप अभी इनसे पूरी बात जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के और पता चलेगा कि क्या इनकी चुनावी रणनीति है और इन सारी चीजों के बारे में। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि आप राज्य के लिए खड़े हो रहे हैं, मतलब कि आप विधानसभा के लिए खड़े हो रहे हैं, फिर लोकसभा में उतरने का क्या मकसद है? सबसे पहले हमारे तोपचांची की धरती में आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। ये आपका प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न केवल एक पत्रकार के नाते आपका नहीं, इस झारखंड राज्य के तमाम उन युवाओं का, उन छात्र, नौजवान, किसानों का भी है जो हमें राज्य की राजनीति में देखना चाहते थे। और चूंकि हम लोग राज्य के मुद्दों के साथ आए थे तो स्वाभाविक है राज्य की राजनीति में लोग हमें देखना चाहते थे। लेकिन चूंकि हम लोग मुद्दों के साथ आए थे, चूंकि हम लोग झारखंड की दर्द की आवाज बनकर आए थे, तो हमारे लिए सर्वप्रथम ये है कि जो झारखंड की आवाज उठी है उसका समाधान जहां से भी हो वहां हमारी दस्तक होनी चाहिए। 2-2.5 साल का हमारा सफर रहा। उन 2-2.5 साल के सफर में अगर मेरी बात कही जाए तो मैंने जो सबसे ज्यादा विवाद देखा झारखंड में, वो विवाद मुझे दिखा भूमि अधिग्रहण के मामलों में। वो विवाद दिखा बीसीसीएल द्वारा, वो विवाद दिखा सीसीएल के द्वारा, वो विवाद दिखा जो तमाम औद्योगिक कंपनियां हैं उनके माध्यम से दिखा। आज भी मेरे पास लगभग 25-30 की संख्या में मजदूर आए हुए थे। तो जो विवाद दिखा मुझे, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल का विषय है। भूमि अधिग्रहण कानून की बात कहें तो वो सेंट्रल का विषय है। जितने भी कोल्स के जो कंपनियां हैं जहां कोल का खनन किया जा रहा है वो सेंट्रल विषय है। तो इन विषयों का समाधान सेंट्रल में है। लेकिन मेरा मानना है कि आज 23-24 सालों के झारखंड में जो राजनीतिक दल हुए हैं, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भी स्पष्ट कर दिया कि नेताओं को चुनावी चंदा जाता है, तो जिनको चुनावी चंदा जाता है वो उन कंपनियों के खिलाफ बोलेंगे नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वहां हमारी दस्तक होनी चाहिए। और बिल्कुल मैंने तो पहले ही कह दिया है कि आज झारखंड के साथ जो अन्याय, शोषण किया जा रहा है उसमें सभी लोग शामिल हैं। वो चाहते ही नहीं झारखंड की उन्नति हो। और मैंने बकायदा कोयलांचल की मिट्टी से इस बात का भी आह्वान किया है कि गिरिडीह लोकसभा के माध्यम से हमारी दस्तक अगर देश की राजधानी में होगी तो हमारा मांग ये भी होगा उस राजधानी में बैठे तमाम लोगों से कि कोयला की जो हेडक्वार्टर है कोल इंडिया, वो कलकत्ता ना होके धनबाद हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, जहां कोल मिलता है। 27% कोयला देगा झारखंड। कोयला की राजधानी मौखिक रूप से कही जाएगी धनबाद और हेडक्वार्टर रहेगा कलकत्ता। तो बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा? तो समस्या का समाधान तभी होगा जहां समस्या है, हेडक्वार्टर वहां होना चाहिए। तो इन मांगों को किसी ने रखा नहीं है। इसलिए नहीं रखा चूंकि ये सर्वविदित है कि जितने भी हमारे राजनेता हुए हैं, खासकर जिनको एमपी बोले, एमएलए बोले, उनको कहीं ना कहीं तमाम कोयला की परियोजनाओं से चंदा जाता है। चाहे एनटीपीसी की बात कर लीजिए, बड़का गांव की बात कर लीजिए, घाटो कुजू, रामगढ़, मोरपा की बात कर लीजिए, या धनबाद और बोकारो तो खैर बात ही मत कीजिए। तो इसीलिए मेरा मानना है एक जेन्युइन आवाज झारखंड की मिट्टी से, झारखंड की गलियारे से, झारखंड की पगडंडियों से निकलकर सामने आई है जयराम महतो और जेबी केएसएस के रूप में। वो आवाज दिल्ली तक अगर दस्तक देगी तो निश्चय झारखंड की जो समस्या है, झारखंड की जो दर्द और पीड़ा है, उसे पूरे देश के सामने रखने का कार्य करेगी। और मुझे लगता है कि जब हम लोग अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को वहां रखेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए हुए थे, तो जब मेरा वहां सभा हुआ, काफी भीड़ आई, तो लोग जानने के लिए उत्सुक हुए कि भाई कौन सा साधारण सा लड़का है, एक टी शर्ट पहना है और थार के ऊपर से भाषण देता है। तो उन्होंने जानने का प्रयास किया। फिर मुझे बुलाया अपने स्कूल के कार्यक्रम में, बाकायदा मुझे मुख्य पाहुना यानी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बाबू तुम्हारे भाषणों को हमने सुना, और चूंकि तुम तो लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, लेकिन जिन भाषणों को तुमने हिंदी में रखा उनको मैंने समझा भी, तो काफी दर्द है। तो क्या ये असलियत क्या है? तो फिर मैंने उनसे कुछ बात किया, कहा कि मैंने कि झारखंड के कितने लोगों को आप जानते हैं जो महाराष्ट्र में काम करते हैं? बोला ऐसे तो अनुमान 4 लाख 5 लाख लोग झारखंड के महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूं। मैं सतारा में 2000 झारखंडियों को जानता हूं। तो मैंने कहा वो 2000 झारखंडी जो आपके यहाँ रहते हैं किस हाल में रहते हैं? बोला कि 95% तो मजदूर के रूप में कार्य करते हैं,
एक 10x10 के कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है, छोटा सा बच्चा भी रहता है, यानी बहुत टफ लाइफ को जीते हैं। और जो काम करने का उनका घंटा भी है वो 12 घंटा है, तो कहीं 14 घंटा है, यानी काम करने का उनका घंटा भी बहुत ज्यादा है। मैंने काफी कठिन परिस्थितियों में झारखंड के लोग महाराष्ट्र में जीवन यापन करते हैं 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए। मैंने कहा आप रुक जाइए, अब मेरा उत्तर जानिए। मैंने कहा कि मैं भी 100 महाराष्ट्र के लोगों को जानता हूं जो झारखंड में काम करते हैं, लेकिन वो एशिया की सबसे बड़ी बारूद कारखाना बोकारो गोमिया में आयल जो है उसके जनरल मैनेजर श्री भूटिया जी हैं। यही है हमारी तस्वीर कि अगर मेरे नौजवान आपके महाराष्ट्र में आते हैं तो मजदूर बनकर आते हैं, और आपके नौजवान अगर महाराष्ट्र झारखंड जाते हैं तो जनरल मैनेजर के पद पर जाते हैं। तो यही हमारी दुर्भाग्य है कि हमारे साथ इस कदर का शोषण हुआ है कि हमें इन्होंने उठने का अवसर ही नहीं दिया है। तो इसीलिए अगर हम लोग दिल्ली जाएंगे तो उन चीजों पर बात होगी कि कोल इंडिया का हेडक्वार्टर भैया कलकत्ता नहीं, धनबाद बोकारो होना चाहिए, या जिन जिलों में हमारा कोयला मैक्सिमम मात्रा में इनपुट किया जाता है, 27% कोयला झारखंड देता है, तो उस परिस्थिति के हिसाब से हमारी समस्याएं भी सबसे ज्यादा है। आज भी 1970 की समस्याएं 10 की 10 पड़ी हैं। आज भी लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं नियोजन को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर। तो उन मांगों का समाधान तभी होगा जब हेडक्वार्टर हमारे सामने होगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके माध्यम से हमें दिल्ली कुछ करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण कानून सबसे महत्वपूर्ण है। आज देख सकते हैं बाकी एक भारतमाला प्रोजेक्ट अभी बनकर सामने आया, आपके बड़का गांव के आसपास से भी गुजरा होगा, लेकिन उसमें क्या है कि जीएम लैंड मैक्सिमम केवल झारखंड मिला है। क्योंकि यह भी एक चालाकी रही कि यहाँ के राजनेताओं ने चालाकी के साथ जीएम लैंड को सरकार की ओर तब्दील कर दिया, सरकार के अधिकार क्षेत्र में रख दिया, जबकि जीएम लैंड रैयत का अधिकार होता है। आप वहीं बिहार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, उस भारतमाला सड़क में वहां भी जमीन लिया गया है। बंगाल में 250 किलोमीटर, बिहार में भी लगभग 150 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 25 किलोमीटर, लेकिन वहां जीएम लैंड बहुत कम आया है। और झारखंड में बहुत ज्यादा जीएम लैंड मिला है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं रखा है, ना कोई मोल दिया जा रहा है, ना मुआवजा दिया जा रहा है। तो इसलिए ये दिल्ली की विषय है। चूंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान जब इन चीजों को प्रैक्टिकली समझ रहा है, इन चीजों से अवगत हो रहा है, तो उसे ये आभास हो रहा है कि दिल्ली तक ये बात जानी चाहिए, दिल्ली में इसलिए हमारी दस्तक होनी चाहिए। तो इन मुद्दों के साथ, इन ये ज्वलंत मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ हम लोग दिल्ली में दस्तक देंगे। और जब दिल्ली में दस्तक देंगे और जब किसी डिबेट में हम लोग भाग लेंगे, जब अपने प्रेजेंटेशन करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि पूरे देश का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा और उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ, वास्तव में इतना संसाधन होने के बाद भी अगर झारखंडी पिछड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना जो है उनमें कमी रही है। जो दिल्ली के पैराशूटेड नेता हैं, जो हमारे ग्रास रूट को समझ नहीं पाते हैं, उनकी मानसिकता के कारण, उनकी सोच के कारण आज हमें कमी रही है। और आज एक झारखंड की मिट्टी से, झारखंड के कण से, पगडंडी से एक नौजवान आया है, बुलंद आवाज लेकर दिल्ली में दस्तक दिया है अपने हकाधिकार को मांगने के लिए। अच्छा, आप अक्सर इंटरव्यूज में कहते रहते हैं कि आप धनबाद से लड़ना चाहते थे, लोकसभा का जो इलेक्शन था वो धनबाद से लड़ना चाहते थे, लेकिन आपको गिरिडीह से लड़ना पड़ रहा है क्योंकि आप पहले खुद को वोट देना चाहते हैं और गिरिडीह आपका गढ़ रहा है। धनबाद से लड़ने का क्यों मन था? देखिए, अगर शोषण की बात कही जाए तो सबसे ज्यादा शोषण धनबाद में हुआ है, सबसे ज्यादा भूमि अधिग्रहण धनबाद में हुआ है, सबसे ज्यादा झारखंड के मूलवासी आदिवासी को धनबाद में सताया गया है, सबसे ज्यादा कोयला के लिए जमीनें धनबाद में ली गई हैं, और सबसे ज्यादा कोयला के नाम पर कत्ल झारखंडियों का धनबाद में हुआ है। कई नाम गिना सकते हैं जिनकी शहादतें रक्त रंजित हुआ है धनबाद। तो इसीलिए मेरा मन था कि धनबाद को प्रीफर किया जाए। आज भी मेरा दिल कहता है कि मैं धनबाद को चुनूं। मतलब ये कह सकते हैं कि धनबाद के लोगों का आप दर्द अच्छे से महसूस करते हैं, तो आप वहां के लोगों के लिए पहले आवाज उठाना चाहते थे? नहीं, देखिए, धनबाद गिरिडीह सामान्य है। क्योंकि हमने एक लाइन भी कहा था कि जब द फोर्थ पिलर में हमसे पूछा गया था कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो एक मुहावरा और इशारों हमने कहा था कि जहां जमीन के अंदर भी आग होगी और जमीन के ऊपर भी आग होगी। हालांकि उस मुहावरे पर हम अभी भी कायम है। गिरिडीह में भी 2 हिस्सों में जमीन के अंदर आग है, यानी कोयलांचल है गिरिडीह में भी, बेरमो और बागमारा। लेकिन चूंकि धनबाद का जो इतिहास रहा है, क्योंकि वहां गिरिडीह में जैसा भी है नेतृत्व गिरिडीह के लोगों को मिला है। इसी गिरिडीह से विनोद बिहारी महतो को नेतृत्व का अवसर मिला, इसी गिरिडीह से टिकलाल महतो को नेतृत्व का अवसर मिला, और इसी गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी जो लोकल ही हैं उनको नेतृत्व करने का अवसर मिला। लेकिन धनबाद की राजनीति के इतिहास को देखा जाए तो वहां कभी लोकल को नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिला। तो इसलिए मेरा मानना था, और धनबाद को मैंने प्रीफर किया था, कि पीड़ा वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली कभी कभी सोचना पड़ता है, हम लोग नई पार्टी हैं और नई पार्टी का वजूद उसके केंद्र अध्यक्ष से होता है। तो केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी निर्णय नहीं लिया, मैं अभी भी धनबाद को प्रीफर कर रहा हूं। लेकिन मेरा जो संगठन है और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो चाहती है कि पहले एक सीट बेहतर से हम लड़ें, वो गिरिडीह का सीट हो, चूंकि गिरिडीह आपका होम सीट है।
इसीलिए हमने गिरिडीह को प्रेफर किया। और हालांकि जो मैंने मुहावरा कहा था, जहां आग होगी वहां से लड़ेंगे, उस कथन पर हम आज भी कायम है। गिरिडीह में भी सब आग है और बिल्कुल धनबाद के अनुपात में ही आग है। गिरिडीह में ही सीटीपीएस बीटीपीएस है जहां से आग निकलती है, यानी वो थर्मल प्लांट है। तो इसीलिए मैंने धनबाद को प्रीफर किया था कि आज तक धनबाद की मिट्टी ने जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, जिनकी कत्ल हुआ, उस जहां से निकलकर कोई नेतृत्व करने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचा था। आपको बता दें कि जैसा कि इन्होंने कहा कि नई पार्टी, पहले झारखंड भाषा संघर्ष खतियान संघर्ष समिति से इनका पार्टी था, जो कि अब बदल गया है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा में, और ये पार्टी के बैनर तले अब ये इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन में उतरेंगे। लेकिन आप, जैसे कि आपने बताया कि आप लोगों के बीच उतरना 2 साल से शुरू कर रहे हैं। पहले आप पूरे झारखंड में भ्रमण किया करते थे, अभी आप थोड़े से सीमित हो गए होंगे, गिरिडीह में आप भ्रमण करते हैं। गिरिडीह में जब आप जाते हैं लोगों के पास, तो आपको मूलभूत समस्या क्या नजर आती है लोगों की? देखिए, गिरिडीह की सबसे मूलभूत समस्या है रोजगार को लेकर। अगर गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो लगभग 18 लाख के आसपास यहाँ वोटर हैं और उनमें लगभग 2.5 से 3.5 लाख जो है पलायन है, यानी नहीं रहते हैं, वह पलायन कर चुके हैं, वह अन्य प्रदेशों में रहते हैं, वह अन्य देशों में रहते हैं। तो गिरिडीह की, और गिरिडीह की नहीं, भारतवर्ष की भी मुझे लगता है सबसे बड़ी जो ज्वलन समस्या है रोटी की है। और रोटी के लिए आपको इकोनॉमी चाहिए, यानी अर्थ चाहिए, यानी पैसा चाहिए। यानी भारत देश की ही आज जो मूलभूत समस्या है वो इकोनॉमी है। चाहे वो जीडीपी की बात कीजिए, इकोनॉमिक सेक्टर की बात कीजिए, या अपने आप को डेवलपमेंट कंट्री ले जाने तक की बात कीजिए, वो उसका आधार इकोनॉमी होता है। तो गिरिडीह की मूलभूत और प्रथम समस्या है लोगों के पेट के जो भूख है, वही भूख, जो रोजी रोजगार है, जो रोटी है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। और उसी पर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग लोकसभा से नेतृत्व करते हैं तो सबसे पहली बात, जो भी हमारे माइंस के एरियाज हैं, जो भी हमारी छोटी बड़ी कंपनियां हैं, जहां तमाम राजनेताओं को चंदे जाते हैं, उन चंदों को हम लोग बंद किया जाएगा। क्योंकि नया नेतृत्व आएगा तो इन भोग विलास वाली चीजों पर बिल्कुल फोकस नहीं करेगा। उसका विचार रहेगा सामाजिक न्याय की बात, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बात। तो उन जो भी कंपनियां आज चंदे के माध्यम से नेताजी को देते हैं, वहां फटकार लगाई जाएगी कि वहां आप रोजगार देने का काम करें, 20-25 की संख्या में नए नए रोजगार का सृजन हो। और इन चीजों पर हम लोग अपना मोहर लगाएंगे और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं उनको दिल्ली पर प्रेजेंट किया जाएगा। और मैंने कहा कि अगर हेडक्वार्टर अगर आज धनबाद बोकारो आ जाएगा तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं जो कोयलांचल के क्षेत्र में हैं, जो लोगों के जमीन से संबंधित, माइन से संबंधित हैं, उनका समाधान सॉर्ट आउट होने में सुविधा होगी। अच्छा, अभी आपने चंदे का बात किया, इससे पहले भी आप कह रहे थे कि पार्टियों को फंड मिलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू ही। हम लोगों को पता चल गया है कि पार्टियों को एक भारी फंड मिलता था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, जहां पे अभी कांग्रेस को उसका जब अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, पूरे सारे जितने नेता थे कांग्रेस के, वो भी कह सकते हैं कि तिलमिला उठे हैं। वैसे में आप कैसे लड़िएगा इलेक्शन? क्योंकि आपको तो कहीं से फंडिंग नहीं आ रहा है, जैसे कि आप बताते हैं कि आपको कहीं से फंडिंग नहीं मिलता है सिवाय आम लोगों के। आप कैसे लड़ रहे हो इलेक्शन, किस फंडिंग से? देखिए, मेरे लिए जनता का आशीर्वाद, जनता की फंडिंग ही सर्वोपरि है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सत्य बात है कि बिना धन के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। क्योंकि ठीक है, आप बाकी राजनेता जिस प्रकार धन का उपयोग करते हैं वो उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन बैनर, पोस्टर, पेट्रोल, सभा, रैली इत्यादि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। और वह धन हमें निर्गत करवाया जा रहा है जनता के माध्यम से। और जनता हमें वोट भी दे रही है, 150, 150, 2000, 1500 का नोट भी दे रही है। और हमारी वही ताकत है, जनता का आशीर्वाद और जनता का सहयोग, उनका दुलार, उनका प्यार हमारी ताकत है। और उसी ताकत को आधार बनाकर गिरिडीह लोकसभा फतह करने की तैयारी है। जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको गिरिडीह क्षेत्र में? जनता से तो अकल्पनीय, असाधारण, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय माने प्रेम मिल रहा है और उनका समर्थन मिल रहा है। मतलब ये आंखें नम हो जाती है कि लोग इस प्रकार की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। रास्ते में आपका भी कोई जातीय समीकरण है या फिर सारे जात के लोग आपको मतलब कि उतने ही प्यार से देख रहे हैं? नहीं, सभी लोग, चूंकि जो दर्द होती है वो दर्द की कोई जात नहीं होती है। और जयराम महतो झारखंडियों के दर्द पर मलहम लगाने का कार्य करने जा रहा है। तो झारखंड के लोग दर्द में हैं, कोई जाति विशेष के लोग दर्द में नहीं है, ना धर्म विशेष के लोग दर्द में हैं। दर्द में झारखंडी हैं और मैक्सिमम लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग संपन्न होंगे, तो मैक्सिमम लोग दर्द में हैं। तो उस दर्द पर मलहम लगाने का प्रयास करने जयराम महतो कार्य कर रहा है। तो लिहाजा जाति फैक्टर नहीं है, यहाँ सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी का प्रेम मिल रहा है। उसी दिन रास्ते में सभा करके आ रहे थे तो मुझे अनुमानित लगता है कि बूढ़ी अम्मा, उनकी उम्र 95 साल होगी, और किसी ने कहा कि इसी गाड़ी से जयराम महतो पार हो रहे हैं। तो फिर अपना वहां तक पहुंच भी नहीं सकती, बूढ़ी है, तो डंटे से इशारा किया। तो फिर हम लोग रुके, तो एक मैंने
कह सकते हैं बहुत ही भावुक लम्हा था कि एक 95 वर्ष की बूढ़ी महिला कह रही कि हम तोरा यूट्यूबा में देखत रही हो। तो बड़ा विचित्र लगा कि मैंने जिनको मोबाइल से कोई वास्ता नहीं, जिनको सोशल मीडिया इंटरनेट से कुछ जानकारी नहीं, वे सिर्फ यूट्यूब को जानते हैं। यानी बच्चे बताए होंगे कि यूट्यूब है और यूट्यूब के माध्यम से हमको देखती हैं, तो मोबाइलिया नहीं, यूट्यूब नहीं, सॉरी, मोबाइलिया तोरा देख रही हो। तो ये भावुक लम्हा है, यानी देखती है मतलब उम्मीद की नजरों से देखती है, देखती है मतलब बदलाव की नजरों से देखती है। तो चैलेंजिंग है, चुनौती है, और प्रयास करेंगे उस चीजों को बदलें जो अब तक के नेता क्या हम बदलेंगे। पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम लोग इनकी तरह सोच नहीं है। आज कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। तो हम लोग भाई उस जीवन को पूरी तरह खारिज करेंगे। पीएचडी के छात्र अभी चल ही रहा है पीएचडी हमारा। तो पीएचडी यानी दार्शनिक छात्र, ये भौतिकवाद, ये संसारिक चीजों से थोड़ा सा उनका ऊपर थॉट रहता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दर्शन के जीवन को जीते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली से हमारा जीवन शैली विपरीत रहेगा, और अभी तक रहा है। उसी दिन एक जज के सामने हमारी पेशी थी, तो जब हम चले गए तो फिर बुलाया गया। बोला यार यही जयराम महतो है। बोला अब इतना साधारण टी शर्ट पहन के आएगा तो कौन जानेगा, इसका वीडियो हम खुद देखते हैं, हम भी लाइक करते हैं, बड़ा अच्छा लड़का है, बुलाओ फिर से उसको। तो फिर जज साहब बुलाएं तो देखें एक बार ऊपर से नीचे, बोला फिर अपने पेशकार को बोले अरे बच्चा बड़ा साधारण रहता है, तो कैसे कोई बोलेगा कि यह जयराम महतो जो पूरा झारखंड में सबका नींद उड़ा के रखा है। तो ये चीजें हैं कि हम लोग उस परिपाटी को फॉलो नहीं करेंगे जिस परिपाटी को अभी तक के राजनेताओं ने फॉलो किया है। क्योंकि वो देखिए, दुख का कारण ही आज अर्थव्यवस्था है। अगर हर एक व्यक्ति के पास एक संतोषजनक अर्थ रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, तो जीवन सरल होगा। आज हर एक व्यक्ति, गांव का हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, और इस पीड़ा का कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड तैयार होगा वो इकोनॉमी है। तो जब हमको मालूम है कि इकोनॉमी से हर समस्या का समाधान होगा, तो एक आदमी 5,000 करोड़ की संपत्ति बना के क्या करेगा, एक आदमी 4 जिला में जमीन खरीद के क्या करेगा। अरे मानव जीवन जिया जाए, सहयोग से जिया जाए। हम तो बार बार कहते हैं, हमें न श्री चंद्रप्रकाश चौधरी से आपत्ति है, न श्री रविंद्र पांडे से आपत्ति है, न श्री अनूप सिंह से आपत्ति है, न श्री मथुरा प्रसाद महतो, न श्री ढूलू महतो से आपत्ति है, न श्री राय सिन्हा से आपत्ति है, न श्री विरंची नारायण से आपत्ति है। हमें इस बात की आपत्ति है कि आप राजनेता हैं, आप व्यापारी नहीं हैं, तो करोड़ों रुपया क्या करेंगे। आप राजनेता हैं, आप हमारे वोट से चुनकर गए हैं। तो जब आप हमारे वोट से चुनकर गए हैं श्रीमान, तो करोड़ों रुपया क्यों। आप व्यापारी रहिए ना, आप अरबों रुपया कमाइए, जयराम महतो कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन जिस जनता ने आपको वोट दिया है, उस जनता के बच्चे परदेश में हैं, उन जनताओं के बच्चे आज भूख में हैं, उन जनताओं के बच्चे आज परीक्षा कैंसिल होने के कारण अपनी उम्मीदों को टूटता हुआ पाकर माने नेगेटिव रास्ते पर जा रहे हैं, और आप करोड़ रुपए जमा करके बैठे हैं, तो सवाल तो करेंगे। बस हमें इसी बात की तकलीफ है। बाकी मैंने 81 विधायक हैं, 14 सांसद हैं, 5-10% ईमानदार होंगे, ईमानदार को नमस्कार हैं। बाकी लोग कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बनाकर बैठे हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है कि राजनेता प्रॉपर्टी क्यों बनाएगा। अगर उसे प्रॉपर्टी बनाना चाहिए था तो उसे बिजनेसमैन बनना चाहिए था, उसे व्यापारी बनना चाहिए था। वो राजनेता बन के प्रॉपर्टी क्यों बना रहा है। राजनेता यानी राज्य का कल्याण करना, राजनेता यानी देश का कल्याण करना, राजनेता यानी गरीब गुरबों का कल्याण करना, किसान कामगारों का कल्याण करना, और वो अपना कल्याण करता है। सबके बच्चे आज कहां विदेशों में कोई पढ़ रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई दिल्ली में बैठकर थाईलैंड की कंपनी को टेक ओवर कर रहा है। तो भाई यार ये क्या सिस्टम है, ये कैसे राजनेता है। तो इस बात का तकलीफ अगर उन्हें है तो होता रहेगा, और अगर तकलीफ से बचना चाहते हैं तो अपनी कमाई का 70% हिस्सा दान कर दीजिए। ऐसे भी 2-3 हजार करोड़ रखिए और बाकी दान कर दीजिए। बहुत, और मुझे लगता है जिस दिन ये दान कर देंगे, झारखंड और बाकी भारत देश के तमाम, जिस दिन ब्यूरोक्रेट्स दान करने लगे, जिस दिन कॉर्पोरेट दान करने लगे, कॉर्पोरेट करते हैं लेकिन कब करते हैं, जब उनको अपना टेंडर लेना हो, जब उनको सरकार की नजरों में नहीं आना हो, तब करते हैं। तो मुझे लगता है, और सभी धर्मों का एक आधार भी है, दान होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि राजनीति को अगर सुधारना है तो जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है उन्हें जरूरतमंद लोगों को दान करना, जरूरतमंद लोगों को नहीं, सरकार को दान करना चाहिए, और सरकार को ईमानदारी पूर्वक जरूरतमंद लोगों तक वो पैसा लेकर जाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि राजनेताओं के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, मतलब कि फाइनेंशियली वो जितने स्टेबल होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो स्टेबल होते हैं। तो अब अभी जिस जहाँ पे हैं हम लोग गिरिडीह में, यहाँ पे गिरिडीह में वर्चस्व रहा है एनडीए का, आजसू का। आपको पता है चंद्र प्रकाश चौधरी ये सांसद रहे हैं और अभी वापस से टिकट उनको मिला है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है, अंदेशा लगाया जा सकता है कि कल्पना सोरेन को भी हो सकता है कि टिकट यहां से मिलेगा, और नहीं मिलेगा तब भी अपना एक उम्मीदवार भेजेगी इंडिया गठबंधन। तो लगता है कि जो इतनी नेशनल पार्टियां हैं उनसे आप मुकाबला कैसे कीजिएगा, उनके पीछे की रणनीति क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि लास्ट डेज में दारू और मुर्गा से या फिर 500 से वोट बदल जाते हैं, उस टाइम आप कैसे टैकल कीजिएगा, इसके लिए क्या रणनीति है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही चैलेंजिंग विषय है, और उस विषय के लिए हम लोग
हर एक पंचायतवाज में 11 लड़कों की टीम बनाए हैं और इन चीजों पर हम लोग की निगरानी और नजर रहेगी और साथ ही हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा उन चीजों को रोकेगी। जैसे अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को अलग तरीके से कन्विंस किया जाएगा कि आज नारी शक्ति को भी केवल दरी कुर्सी की सोच तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन्हें भी अपने बच्चों के भविष्य, आज वो जो संघर्ष क्यों कर रही है अपने बच्चों के लिए कर रही है, तो बच्चे सफल कैसे होंगे, ना कोई परीक्षा के जब में बैठेंगे या फिर कोई अपना कारोबार बढ़ाएंगे। तो अभी पहला प्राथमिकता परीक्षा को देते हैं, तमाम परीक्षाएं कैंसिल हो रही है और आप जिनको पैसा लेकर वोट दे रहे हैं ये लोग चुप रहते हैं। तो इसीलिए आज आपको आज का 500 रुपया और दरी कुर्सी को तय करना है या फिर आपके बच्चों के भविष्य के लिए, चूंकि हर कोई अब समझता है कि नौकरी क्या है, मास्टरी क्या है, इंजीनियर बनना क्या है, डॉक्टर बनना क्या है, बीडीओ सीओ बनना क्या है, ये हर एक माँ समझती है। तो उन माओं तक हमारा ये मैसेज जाएगा कि आपका बेटा जो बीडीओ सीओ बनने का सपना देखता है, जो झारखंड पुलिस में बहाली तैयारी कर रहा है, जो बढ़िया से पढ़कर इंजीनियर बनना चाहता है, तो उन सपनों के बीच यही राजनेता खड़े हैं, क्योंकि ये गलत पॉलिसियां बनाते हैं या फिर ये पॉलिसियां बनती भी हैं तो उस पर जब परीक्षा होता है तो परीक्षा लीक हो जाता है, इनमें इनकी साठगांठ होती है, ऊपर से कुछ बोलते नहीं है, सदन में इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो उन माताओं को हम लोग समझाएंगे और वो समझ रही हैं कि आज उन्हें हमने बार बार कहा कि क्षणिक सुख के चक्कर में ना रहिए, कि आज तो आपको क्षणिक सुख मिल जाएगा, 500 नहीं 5000 भी देंगे। और अभी सुन रहे हैं कोई एक पार्टी 60,000 कहीं 40,000 देना शुरू भी कर चुकी है। तो ये माताओं तक हमारा संदेश जा रहा है कि आज आपको क्षणिक सुख के लिए नहीं रहना है, आज आपको दरी कुर्सी तक सीमित नहीं रहना है, आज आपको किसी लोभ लाभ के चक्कर में नहीं रहना है। आज आपको इसलिए मतदान करना है कि जो आपके बच्चे के भविष्य की बात करें। मैंने पहले कह दिया, जिस राजनेता को आप वोट देकर चुनते हैं, आप पता कीजिए उनका बेटा विदेश में रहता है और आपका बेटा एक सरकारी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें अंतर इसलिए आपका वोट ही अंतर लाता है। तो अगर आप अभी भी अगर अपने वोट का मतलब नहीं समझेंगे तो फिर आप अपने आप को कोसना आपकी मजबूरी होगी उस समय। तो इसीलिए वो माताएं भी समझ रही हैं और हमने बिल्कुल उदाहरण तुलनात्मक अध्ययन कर दिया है कि वोट देने वाले के बच्चे कहाँ हैं और वोट लेने वाले के बच्चे कहाँ हैं। तो इसीलिए वोट देने वाला और वोट लेने वाला दोनों में अंतर ना हो, दोनों में अनुपात, इतनी जमीन का आसमान का जो अंतर बना पड़ा है वो ना रहे। तो इसलिए जनता को अपनी मतदान को सोच समझ कर करना होगा। मैंने बार बार भी कहा है कि अगर राजनीति की तस्वीर को बदलना है तो जनता की जागरूकता और नेता की नियत। जिस दिन जनता की जागरूकता हो जाएगी, यानी जनता अपने मत को लेकर जागरूक रहेंगे, अपने मत को लेकर होशियार रहेंगे और जिस मत को लेने वाले नेताओं की नियत जिस दिन ठीक हो जाएगी, बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है और इस देश का कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ दोनों चीजों की कमी है, जनता में जागरूकता की कमी है अपने मत को लेकर और नेताओं की नियत में तो बिल्कुल ही कमी है। वो अपने बच्चों को देखते हैं। अभी हमारे यही देखिए, सब अपना अपना जो आने वाली पीढ़ी है, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, किसी का भतीजा है, किसी की पुतोहू है, सेकंड लाइन बनकर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये कौन सा मतलब है जी? आप चुनाव रहेंगे, उसके बाद आपका बेटा चुनाव लड़ेगा, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, आपका भाई। आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राजनेता सिर्फ अपना देखते हैं कि बस उनके या तो वो निकल जाए या तो उनके जो रिश्तेदार है वो निकल जाए। तो आपको ऐसा कभी ऑफर नहीं आया एनडीए या फिर इंडिया किसी से कि आप ठीक है वो पार्टी छोड़े, आप अपना पार्टी छोड़े और हमारे पार्टी का टिकट लेकर के आप इलेक्शन लड़ लें, या फिर उनकी तरफ से कोई भी प्रलोभन नहीं आया आपके लिए? जी आया है और मैं उम्मीद करता हूं, देखिए अभी चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन बीते घटना धनबाद और गिरिडीह सीट को लेकर जो भी चीजें हुआ है, मैं 10-15 साल बाद एक पुस्तक खुद लिखूंगा 50-60 पन्नों की, उसमें इन सारी चीजों को खुलासा कर दूंगा कि अभी एक छोटे से नौजवान को लेकर राजनीति में जो उथल पुथल मचा है। इतना मैं आपको डायरेक्टली ही बताना चाहूंगा कि जिस दिन धनबाद से प्रत्याशी एनडीए का फाइनल हुआ, हमें फोन आया था कि एक टाइगर धनबाद, दूसरा टाइगर गिरिडीह, क्या बोलते हैं? हमने एक ही लाइन कहा, विचारधारा मेल नहीं खाती है। तो ऐसा नहीं ऑफर है, अभी तक ऑफर है, आज की तारीख तक ऑफर है, लेकिन हमने वही कहा कि हमारी और आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। हम लोग चुनाव लड़ने हारने के लिए नहीं, हार जीत से ऊपर चुनाव लड़ने आए हैं, एक विचारधारा को स्थापित करने आए हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात करने आए हैं और उस पर हम लोग अडिग हैं। अच्छा, बीजेपी जिनका वर्चस्व अभी सेंट्रल में है, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, उसके लिए सेंटर में अगर उनका वर्चस्व है तो उसके लिए उनकी कार्य भी है। आज बताइए, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और बताइए कितना नीचे स्तर तक वो रिपोर्ट रखती है। आज धनबाद और गिरिडीह का माहौल अगर बदला है, सुने क्या, मैंने धनबाद में फर्स्ट टाइम किसी धनबाद की खतियानी को टिकट दिया गया। खैर उनसे जीत हार अलग विषय है, विचारधारा हमारा मेल ना खाना अलग विषय है, लेकिन फिलहाल एक चीज जो सामने आई है, तो इसका मतलब यह है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ग्राउंड में रिपोर्ट रख रही है कि झारखंड में
एक नौजवानों का एक जत्था आंदोलन कर रहा है। ये रिपोर्ट सारा दिल्ली पहुंचा हुआ है। हाँ, बकायदा जयराम महतो का नाम पहुंचा है। आप भी दिल्ली गए थे, कुछ ऐसा वहाँ पे उनसे वार्तालाप हुआ? नहीं, हम पार्टियों से मिलने नहीं गए थे। हम लोग अपना पार्टी रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में गए थे। पार्टियों से बात होती है, ऐसा नहीं है कि जो भी बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग हैं मिलते हैं, कभी खुले ग्राउंड में मिलते हैं, कभी सड़क के किनारे सुनसान जगह मिलते हैं। जो है सो है भाई, मिलने से क्यों परहेज। मेरा एक कहना है कि मिलने में देखिए, एक होता है ना किसी को प्रस्ताव करना। भैया जैसे कि छोटी सी हम लोग युवा अवस्था में अगर कोई आपको प्रस्ताव करता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो सुन लीजिए, प्रस्ताव को अस्वीकार करना आपका काम है। तो ठीक उसी प्रकार कोई अगर हमें प्रस्ताव करता है कि फलाना दल के एक राजनेता है, आपसे मिलना चाहते हैं, हमें कोई एटीट्यूड नहीं है, हमें कोई इग्नोरेंस नहीं है, मिलेंगे भैया। लेकिन क्यों नहीं मिलेंगे? तो लेकिन हाँ, शर्त है कि भाई चूंकि अगर आपके साथ लोग जानेंगे तो गलत सोचेंगे, इसलिए कभी सुनसान जगहों पर मिल लेते हैं क्योंकि उनका प्रस्ताव रहता है। बाकी अस्वीकार करना स्वीकार करना मेरा काम है और मेरी विवेक मेरी बुद्धि अच्छा कार्य कर रही है। मैं जो लोग करोड़ों लोग मुझ पर उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो हार जीत से ऊपर की उम्मीद है। वो हमें जीत हार के लिए नहीं लाई है, एक व्यवस्था में बदलाव के लिए मेरे साथ चल रही है। अच्छा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में अगर बीजेपी आई, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी जो है वो ग्राउंड स्तर तक रिपोर्ट रखती है, तो झारखंड में अगर बीजेपी का सरकार बने तो कुछ डेवलपमेंट या फिर कुछ सुधार का उम्मीद रख सकते हैं हम लोग बीजेपी से भी? देखिए, उम्मीद आप सबसे रखते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज उनका जो कार्यशैली है वह ले देकर कैपिटलिज्म पर टिक गई है। आप देखिए छत्तीसगढ़, उनका बाकी राज्यों में टारगेट नहीं था कि राज्यों को जीतना है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ जीतना चाहती थी। छत्तीसगढ़ इसलिए जीतना चाहती थी कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं, वहां माननीय अडानी जी को हसदेव का जंगल लेना था। सुविधा हो गई। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ऐसे नौजवान उन चीजों को थॉट ला सकते हैं जो फिलोसफी को समझते हैं। आज हम झारखंड बैठे हैं, मैंने हसदेव को गया नहीं, हसदेव को देखा नहीं हूं, लेकिन मेरी फिलोसफी कहती है कि छत्तीसगढ़ जितना इसीलिए नेसेसरी था कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं, माननीय अडानी साहब को हसदेव का जंगल लेने में सुविधा हो, असुविधा ना हो, इसलिए। दूसरा बात, अभी देखिए बड़का गांव की क्या स्थिति है, वहां डायरेक्ट अडानी का इंटरफेयर है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां बड़का गांव के लोगों के साथ नहीं जाएगी। फिर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अपोजिशन पूरा चीख चीख करके कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी को भेज रही है, भारतीय जनता पार्टी आईटी डिपार्टमेंट को हैंडल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी वो सारे ऑटोनोमस डिपार्टमेंट को हैंडल करना शुरू कर रही है जो स्वतंत्र होकर के खुद का डिसीजन लेती थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड में पूर्व सीएम उनका गिरफ्तारी हुआ है, दिल्ली के सीएम को आप देख सकते हैं। इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर आप? क्योंकि सुनने को आता है कहीं कस्बे में लोग भी बैठे बैठे यही बात करते हैं कि नहीं, बीजेपी ही शायद ये कर रही है, बीजेपी उनको हैंडल कर रही है। बीजेपी में जो पढ़े लिखे और इंडिपेंडेंट सोच के, जैसे बहुत कोई है कि मैंने पार्टी ने जो कह दिया वो उसको मानना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं भले मान लेते हैं लेकिन उनका जमीर जिंदा होता है। तो ऐसे बीजेपी के बहुत सारे हमारे नौजवान है जो मित्र हैं, वो कहते हैं कि ना ये तो गलत हो रहा है। ईडी और सीबीआई और बाकी जो भी ऑटोनोमस बॉडी हैं, जिस प्रकार उनको अपने अधीन करके भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कार्य करवा रही है, ये लोकतांत्रिक देश के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही नौजवान कहते हैं, जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैं, जो थोड़ा सा चीजों को समझते हैं और जो लोकतंत्र की मर्यादाओं को, मूल्यों को भी समझते हैं, जो हार जीत से परे हैं, जो आलोचना विवेचना से परे हैं, वे लोग समझते हैं। और बिल्कुल ये ऐसा लोकतंत्र का तस्वीर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, उनका एक आपको नागार्जुन की एक कविता आपको याद होगी, जब उनके प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर गाया था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी को माने शीश नवाने जाते हैं, गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाने जाते हैं। बताइए, 25 साल का नौजवान देश के प्रथम प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर कह रहा है कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी जी को फूल चढ़ाने जाते हैं, और वो सुन रहे हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र है, आपको जनता की आलोचनाओं को सुनना होगा, कवि, साहित्यकार, प्रेस की आलोचनाओं को सुनना होगा। लेकिन वर्तमान में बताइए कहाँ, कवि का काम विपक्ष में होना, प्रेस का काम विपक्ष में होना, मीडिया का काम विपक्ष का होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जिनके माध्यम से चुनाव जीती हैं, उनको उजागर करना, उन पर डिबेट करना कि आपने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है, सरकार को मतलब होश में रखना, ये काम होता है मीडिया का। लेकिन अभी देखिए, मीडिया आज तक देश के प्रधानमंत्री एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, और अगर कोई प्रेस जाते हैं तो अक्षय कुमार साहब जाते हैं, जाके पूछते हैं आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। खैर, ये उनका अपना विषय है, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती नहीं है। अभी तो मुझे कभी कभी डाउट भी होता है कि भाई इंडिया का स्पेलिंग INDI ही है, फिर ADANI हो चुका है। जिस प्रकार से आप एक व्यक्ति को सारी
चीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक व्यक्ति के अधीन सारी चीजों को कर रहे हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, लेकिन फिर भी पूरा देश खामोश है। तो समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को मतलब किस हद तक इन्होंने एक ब्रेन वॉश में तब्दील कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर देश चुप है, हंसदेव जंगल कटने पे देश चुप है, मणिपुर के मामले में देश चुप है। तो मेरा मानना है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, अरे भाई कम से कम एक सवाल तो कीजिए कि सर आप ये गलत कर रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप उनका समर्थन ना करें, हम थोड़ी करें कि आप उनके जगह किसी और का समर्थन कर दें। अरे भाई आप जिनके भी समर्थक हैं, सीधी बात है, आप अगर पति पत्नी दोनों का प्रगाढ़ प्रेम होता है, लेकिन अगर त्रुटि होती है तो पत्नी पति को कहेगा, पति पत्नी को कहेगा कि भाई ये गलती है। लेकिन उसी प्रकार हम कह रहे हैं, आप उनसे ही प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार कहिए तो सर ये गलत कर रहे हैं। आप अपने विधायक की चिट्ठी तो लिखिए कि ये या पार्टी गलत कर रही है, अपने सांसद की चिट्ठी तो लिखिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। बस यही लोकतंत्र है कि गलत को गलत बोलना, लेकिन यहाँ गलत को गलत कोई बोलना ही नहीं चाहता है। गलत को गलत बोलना नहीं चाहता, और आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में जा रहे हैं, जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब कि लोग पार्टी स्विच करते रहते हैं, ये तो आप देखते ही होंगे। फिर आपसे जनता ये कैसे उम्मीद कर सकती है कि आप भी कभी ऐसा ना करें कि JLKM को छोड़ करके बीजेपी या फिर कह सकते हैं इंडिया या एनडीए को ना ज्वाइन करें? नहीं, बिल्कुल। जिस दिन अगर हमें ऐसा होता है तो जनता हमें बिल्कुल वोट ना करे। मतलब आप इस बात के लिए एकदम कंफर्म है कि आप इन दोनों में से कोई गठबंधन से जाकर के नहीं जुड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, किसी भी दल में डायरेक्टली नहीं जाएंगे। एक होता है इनडायरेक्टली, यानी कभी राज्य की परिस्थितियां सामने आती हैं, 2-4 सीटों कारण सरकार का गिरना बैठना तय होता है, कुछ पॉलिसियां होती हैं। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो राज्य की जनता से रायशुमारी ली जाएगी। इंटरनेट ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है। इंटरनेट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हम लोग जनता से रायशुमारी लेंगे कि समर्थन देना है कि नहीं देना। ये परिस्थितियां सामने आ सकती है, लेकिन डायरेक्टली किसी पार्टी की गोद में चला जाना ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, आगे की जानकारी भी हम इनसे लेंगे और भी सारी बातों के बारे में बात करेंगे और आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी राय जरूर दें कि इस बार आपको क्या लगता है कि गिरिडीह लोकसभा सीट में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर कैसे क्या उम्मीदें रखी जा रही है, किस पार्टी से उम्मीदें रखी जा रही है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।